हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लव गुप्ता और मैं आप लोगों का सब्जेक्ट टीचर हूँ सॉइल वाटर इंजीनियरिंग के लिए। आज हम लोग सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट कोड है ESW5311। क्रेडिट है 2 क्रेडिट ऑन थ्योरी, 1 क्रेडिट ऑन प्रैक्टिकल। सबसे पहले बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो 3 बुक्स जो है काफ़ी अच्छी हैं, इसको तो आप ले ही लीजिए। 3 जो नहीं तो कम से कम 1 या 2 तो ले ही लीजिए। AM माइकल एंड TP ओझा की प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, देन VVN मूर्ति की लैंड एंड वाटर इंजीनियरिंग की, देन R सुरेश की सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सॉइल इरोजन। सॉइल को हम लोग जनरल टर्म्स में तो जानते ही हैं, और एक नॉर्मल वे में डिफाइन करें तो अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है सॉइल। देन इरोजन, इरोजन को बोलना एक सिंपल वे में कह सकते हैं रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मदर पार्टिकल। जो सॉइल का जो एक जनरल डेप्थ होता है वो होता है 30 सेंटीमीटर, और ये जियोलॉजी के हिसाब से वेरी भी करता है। और जो डेप्थ है वो एक मेजर फैक्टर है सॉइल इरोजन के लिए। सॉइल इरोजन के बारे में बात करते हैं तो ये मेनली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है: डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अंडर द फोर्स ऑफ विंड, वाटर एंड ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के बारे में बात करें तो ग्रेविटी सभी जगह पे होगी, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेनली विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरोजन। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल को इफेक्ट करते हैं, और ये जो 4 जो पॉइंट हैं वो मेजर फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर बाकी सभी फैक्टर्स कवर हो जाते हैं। हाइड्रोलिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोलॉजिक कंडीशन के अंदर आता है किसी पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल डेप्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर टेम्परेचर वहाँ की ज़्यादा है और विंड वेलोसिटी भी अगर बाई चांस ज़्यादा हुई, तो ऑब्वियस ही बात है उस एरिया का जो सॉइल इरोजन है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉइल पार्टिकल्स में मॉइस्चर जो बहुत कम होगा, और मॉइस्चर ना होने की वजह से उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए इरोजन जो है वो बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट वन इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के अंदर आता है स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड एंड एलिवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम मीन सी लेवल। स्लोप जो है वो एक मेजर फैक्टर है सॉइल इरोजन के लिए। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ट्रांसपोर्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी विंड या वाटर की सॉइल को रिमूव करने की। देन सॉइल ट्रांसपोर्टेबिलिटी, इस टर्म से ही क्लियर है कि सॉइल की ट्रांसपोर्ट होने की एबिलिटी अंडर द फोर्स ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक, लाइक वाटर एंड विंड। देन सॉइल सरफेस कवर एंड लैंड यूज। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई एरिया है, उस एरिया का हम लोग यूज़ क्या करते हैं, लाइक बिल्डिंग्स है वहाँ पे, या फील्ड है, या फार्म है, और उस एरिया में सरफेस कवर क्या है, मतलब वेजिटेशन है या ट्रीज है, या हम लोग क्रॉपिंग करते हैं वहाँ पे, एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों की वजह से इरोजन जो है वो कम भी होता है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, एक डेजर्ट है, वहाँ पे ना पेड़ होता है ना कोई सॉइल सरफेस कवर होता है, कुछ नहीं होता, वहाँ पे इरोजन ही सबसे हाई होता है, इरोजन वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हाई होता है डेजर्ट में। ओके, देन बात करते हैं इरोजिव फोर्सेस, ग्रेविटी, विंड एंड वाटर। जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ग्रेविटी तो सभी जगह पे होगी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विंड एंड वाटर इरोजन के बारे में। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इरोजन। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इरोजन, जियोलॉजिक इरोजन है, एक्सीलरेटेड इरोजन। इसके अलावा और भी कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो जियोलॉजिक इरोजन क्या होता है? जियोलॉजिक इरोजन होता है वो मेनली नेचुरल फोर्सेस की वजह से ही होता है, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो काफ़ी बहुत
बहुत लॉन्ग टर्म के बाद कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग रिवर का क्रिएशन, स्ट्रीम एंड वैलीज का क्रिएशन। ये बहुत ही ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 100-200 सालों में कंप्लीट होता है या उससे ज़्यादा भी लगते हैं कई बार। देन नेक्स्ट वन इज एक्सीलरेटेड इरोजन। इसके अंदर नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेज दोनों आते हैं, लेकिन मैन मेड कॉजेज जो है वो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं और जिनकी वजह से इरोजन भी बहुत कम होता है। तो इसके मेनली टू टाइप्स होते हैं, वाटर इरोजन एंड विंड इरोजन। और ये एक एक्सीलरेटेड इरोजन जो है एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो हम लोग अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं वाटर इरोजन के बारे में। अब वाटर इरोजन क्या होता है, ये जैसे एक रेनफॉल होती है किसी जगह पे, तो वहाँ पे रेन ड्रॉप जो है सॉइल को स्ट्राइक करते हैं और रन ऑफ के साथ में सॉइल को रिमूव करते हुए अपने साथ आगे बढ़ती जाती है। और ये जो वाटर इरोजन है आगे चल के एक स्ट्रीम और वैलीज भी क्रिएट करती हैं अगर उस इरोजन को रोका नहीं गया तो। वाटर इरोजन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिसेंट का ही, चंबल घाटी की गली, चंबल घाटी की जो रेवाइंस हैं वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर इरोजन का। काफ़ी टाइम लॉन्ग टर्म में क्रिएट हुआ है, लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर इरोजन का। देन बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ वाटर इरोजन। इट इंक्लूड्स 6 स्टेप्स। फर्स्ट इज हाइड्रोलिक एक्शन। रेन ड्रॉप की जो साइज़ होती है वो अप्रॉक्स होती है 5 to 10 mm, और जब वो सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो सबसे पहले वो सॉइल में जाके एयर पोर्स जो होते हैं, वर्ड्स जो छिद्र होते हैं और जिनमें हवा भरी होती है वहाँ पे फील होते हैं और एयर को कम्प्लीटली रिमूव करते हैं। उसके बाद वो सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाना या रिमूव करना शुरू करते हैं। देन एब्रेशन आता है नेक्स्ट स्टेप में। एब्रेशन का मतलब होता है जो सॉइल पार्टिकल्स और जो वाटर है वो दोनों अच्छी तरह मिक्स होके सॉइल का रिमूव करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। मतलब जो सॉइल है वो वाटर के साथ मिक्स होती है और उसकी सॉइल को इरोड करने की क्षमता बढ़ाते जाती है। देन नेक्स्ट वन इज एट्रीशन। जब वाटर है उसकी वेलोसिटी और साइज जो है स्ट्रीम की वो बढ़ती जाती है तो अपने साथ लार्जर पार्टिकल्स को भी रिमूव करना स्टार्ट करती है, लाइक बोल्डर्स। अब बोल्डर्स जो है वो अपने साथ वाटर के साथ फ्लो होते होते अपने साथ सॉइल पार्टिकल्स को भी अटैच डिटैच करती हैं, खुद भी टकरा कर टूटती हैं और मिनरल रिलीज करती हैं। तो मिनरल, वही मिनरल जो है वो सॉल्यूशन वाटर के साथ मिक्स होकर सॉल्यूशन क्रिएट करता है। और जो फ्लोइंग वाटर है वो अपने साथ सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस किसी जगह पे ले जाके डिपॉजिट करता है। और डिपॉजिट क्या होता है, वो किसी एक्सटर्नल एजेंट के कारण हो सकता है या किसी टोपोग्राफी की वजह से, अंडोलेटिंग टोपोग्राफी की वजह से एक प्लेस के बाद दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होता है। देन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाटर इरोजन। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं रेनफॉल, टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, रेनफॉल डेप्थ, रेनफॉल इंटेंसिटी। टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी और रेनफॉल इंटेंसिटी ये काफ़ी मेजर फैक्टर्स हैं वाटर इरोजन के लिए। एक एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे रेनफॉल इंटेंसिटी है, इस एरिया में रेनफॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से हो रही है। तो ये तो एक जनरल वे में भी क्लियर है कि उस एरिया का वाटर इरोजन जो है वो ज़्यादा होगा। बट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर सॉइल इन्फिल्ट्रेशन उस एरिया का ज़्यादा है तो रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी जो सरफेस रन ऑफ है वो कम क्रिएट होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाटर को इन्फिल्ट्रेट कर देगा नीचे। तो जो रन ऑफ है वो कम क्रिएट होगा तो सॉइल इरोजन भी कम होगा। ठीक है, और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, लाइक इन्फिल्ट्रेशन तो हो गया, परकोलेशन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स में, सॉइल टेक्सचर, सॉइल पार्ट बाइंडिंग पार्टिकल्स, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल, etc। एंड देन लैंड यूज़, लैंड कवर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर मेनली आ जाता है जो
प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया पे वेजिटेशन है, क्या लैंड यूज़ है, क्या लैंड कवर है, लाइक ट्रीज, वेजिटेशन, या उस लैंड का यूज़ क्या है, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, क्रॉपिंग होता है कि बिल्डिंग है या फार्म है। ठीक है। देन बात करते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स। इसके अंदर आते हैं स्लोप और स्लोप का लेंथ, एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल, ये सब चीज़ें आती हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स की वजह से। स्लोप जो है वो किसी भी इरोजन के लिए एक मेजर फैक्टर है। स्लोप ज़्यादा है तो इरोजन ज़्यादा ही होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन। मेनली तो इसके 4 टाइप्स हैं: रेन ड्रॉप, शीट, ड्रिल एंड गली इरोजन। बात करते हैं रेन ड्रॉप इरोजन के बारे में। रेन ड्रॉप इरोजन को स्प्लैश इरोजन भी बोलते हैं। रेन की ड्रॉप्स हैं वो जब सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो काफ़ी काइनेटिक एनर्जी के साथ स्ट्राइक करती है। तो जब वाटर स्ट्राइक करता है, रेन ड्रॉप स्ट्राइक करता है सरफेस पे, तो एक स्प्लैश की तरह वहाँ से ऊपर उछलते हैं और वहाँ पे एक छोटा गड्ढा क्रिएट कर देते हैं, क्रेटर जिसको बोलते हैं, छोटा सा गड्ढा। ये जो स्प्लैश है वो उसकी हाइट लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जब रेन ड्रॉप स्ट्राइक करते हैं तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक ऊपर उछल सकते हैं वापस। एट द सेम टाइम जब रेन ड्रॉप स्ट्राइक करते हैं तो वाटर फ्लो होना भी स्टार्ट हो चुका होता है, और ये आप देख सकते हैं स्ट्राइक करते ही अपने साथ में वाटर पार्टिकल्स को भी रिमूव करना स्टार्ट कर देती है। देन नेक्स्ट में आता है देन नेक्स्ट आता है शीट इरोजन या रील इरोजन। शीट का मतलब होता है एक एकदम पतला लेयर, मतलब सॉइल के ऊपर में एक बहुत ही पतली लेयर वाटर की होती है जो अपने साथ में सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करते हुए बहाना शुरू कर देती है। स्प्लैश इरोजन के बाद आता है शीट इरोजन, और इसको बोलते हैं इंटर रील या फिर रील के पहले का इरोजन, जस्ट पहले का स्टेप। नेक्स्ट है रील इरोजन। देखिए इस इमेज में यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो चैनल्स क्रिएट हो चुके हैं वाटर इरोजन के कारण। इसी को बोलते हैं रील इरोजन या माइक्रो चैनल इरोजन। अब ये जो अभी के जो 3 वाटर इरोजन के टाइप्स हैं ये आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय इंजीनियरिंग मेजर्स या कल्टीवेशन या टीलेज प्रैक्टिसेस। रील स्प्लैश इरोजन को तो मल्चिंग से ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, और शीट और रील इरोजन को कंट्रोल करने के लिए टीलेज प्रैक्टिस कर सकते हैं या मल्च लगा सकते हैं, सरफेस कवर दे सकते हैं, क्रॉपिंग करके पूरा सॉइल को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं गली इरोजन के बारे में। तो इस इमेज में देखिए गली का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ये 3 मीटर से 6 मीटर तक के डेप्थ के भी हो सकते हैं। इन्हें गली इरोजन के बाद आता है रेवाइंस या फिर रिवर्स, जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। गली इरोजन जो है वो एक एडवांस स्टेज है वाटर इरोजन का। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ पे बस इतना देखते हैं कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और ये काफ़ी एडवांस होते हैं। फोर्थ स्टेप है वाटर इरोजन का, और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मतलब ये अगर रील इरोजन के बाद गली इरोजन स्टार्ट हो चुका है तो इनको कंट्रोल करना या रिमूव करना तो इम्पॉसिबल है, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ड्रॉप स्ट्रक्चर्स के थ्रू, गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक और होता है वाटर इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन, मतलब गली से भी एडवांस, जो एक स्ट्रीम के भांति क्रिएट हो जाता है उसमें। अब यहाँ पे कुछ और इरोजन के टाइप्स भी होते हैं, लाइक ग्लेशियल इरोजन, स्नो इरोजन, ऑर्गेनिक इरोजन एंड एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। ग्लेशियल इरोजन को समझ सकते हैं जैसे ग्लेशियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ग्लेशियर्स होते हैं, उनके टूटने से सॉइल पार्टिकल्स भी उनके साथ में रिमूव होते हैं।
बाय ग्राइंडिंग, रबिंग, एब्रेजन एंड एट्रीजन, इन सब फोर्सेस के कारण या इन सब प्रोसेसेस के कारण। देन स्नो इरोजन, स्नो इरोजन वहाँ पे होता है जहाँ पे एक परमानेंट स्नो कवर पाया जाता है, लाइक शिमला या हाई हिली एरियाज में। हिली एरियाज में स्लोप तो वैसे भी ज़्यादा होते हैं, तो स्नो के पिघलने के कारण जो वाटर है वो फ्लो करती है काफ़ी तेज़ी से, और वो धीरे धीरे बढ़ते भी जाती है और अपने साथ में सॉइल को इरोड करते हुए चलती हैं। एंड देन ऑर्गेनिक इरोजन, ऑर्गेनिक इरोजन में दो टाइप्स आते हैं, फाइटोजेनिक इरोजन एंड जूजेनिक इरोजन। फाइटोजेनिक मतलब जो एकदम छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वजह से जो इरोजन होता है उसको बोलते हैं फाइटोजेनिक इरोजन। फाइटोजेनिक इरोजन में जो प्लांट्स हैं वो भी आते हैं, प्लांट्स के रूट की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो जो रॉक्स में इंटीग्रेशन होता है, जो रॉक्स टूटते हैं, वो भी फाइटोजेनिक इरोजन के अंतर्गत आते हैं। देन जूजेनिक इरोजन में बड़े एनिमल्स लाइक काउ, बुल, ऑक्स, इन सब के कारण जो इरोजन होता है उसको बोलते हैं जूजेनिक इरोजन। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। एंथ्रोपोजेनिक इरोजन में मेनली कॉज होता है ह्यूमन, ह्यूमन के जो बिहेवियर या एक्ट्स की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इरोजन होता है वो सभी को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। अब ह्यूमन एक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ह्यूमन एक्ट्स डायरेक्टली एक्ट्स लाइक माइनिंग, और इनडायरेक्टली एक्ट्स लाइक किसान जो खेती करता है उसके जो एक्शन होते हैं उसकी वजह से भी इरोजन होता है, वो सब आते हैं एंथ्रोपोजेनिक इरोजन के अंतर्गत। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।